ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 875वां एपिसोड आज हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, कल के स्वाध्याय में बड़ा ही आनंददायक दृश्य था जब आप सभी संकल्प कर रहे थे कि अपनी वाणी को संयमित करने और अपशब्द न बोलने का संकल्प करते हुए बहुत से लोगों ने प्रश्न का उत्तर भी दिया, जो अत्यंत उत्साहित करने वाला, अत्यंत प्रेरित करने वाला, अत्यंत उत्तेजित करने वाला था, प्रोत्साहित करने वाला था। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि सही कार्य के प्रति, सही विचारों के प्रति एक रुझान जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से श्रेष्ठता की ओर, उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है। फिर वो उन समस्त संभावनाओं को प्राप्त कर लेता है जिससे मानव माधव बन सकता है। आइए आज हम सभी अगले अध्याय की ओर चलें, एक नए विचार, एक नए संकल्प, एक नए लक्ष्य के भाव से, और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने, इसको शेयर करने का कार्य अवश्य करें, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जब श्रेष्ठ संकल्प उभरेगा और उस श्रेष्ठ संकल्प के परिणति के रूप में वे श्रेष्ठ मानव बनेंगे तो निश्चित रूप से हम बदलेंगे, युग बदले का संकल्प साकार होगा। और विशेष बात यह है कि इसका श्रेय सौभाग्य आपको मिलेगा। तो आप सब इस कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ अवश्य करते रहें। आइए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। आज का अध्याय है वार्तालाप में शालीनता का समावेश रहे। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो, मैं विश्व को विजय कर लूँगा। सचमुच वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं है। जिस आदमी में ठीक तरह उचित रीति से बातचीत करने की क्षमता है, समझिए कि उसके पास मूल्यवान खजाना है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन वाणी है। व्यवहार, आचरण, विद्वता, योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए समय की, अवसर की, क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पर वार्तालाप एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संपत्तिवान है। योग्यता का परिचय वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का विशेष परिचय मालूम नहीं है, उससे कुछ देर बातचीत करने के उपरांत जाना जा सकता है कि वह कैसा विचार रखता है, कितना योग्य है, कितना ज्ञान और अनुभव रखता है, दूसरों पर अपनी योग्यता प्रकट करता है। ऐसे प्रमुख माध्यम को बहुत ही सावधानी के साथ बरता जाना चाहिए। कई ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को हम जानते हैं जो परीक्षा करने पर उत्तम कोटि का मस्तिष्क, उच्च हृदय और दृढ़ चरित्र वाले साबित होंगे, परंतु उनमें बातचीत करने का शऊर न होने के कारण सर्वसाधारण में मूर्ख समझे जाते हैं और उपेक्षणीय दृष्टि से देखे जाते हैं। उनकी योग्यताओं को जानते हुए भी लोग उनसे कुछ लाभ उठाने की इच्छा नहीं करते। कारण यह कि बातचीत के छिछोरापन से लोग झुंझला जाते हैं और उनसे दूर दूर बचते रहते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जो इतने योग्य नहीं होते जितना कि सब लोग समझते हैं। वाणी की कुशलता के द्वारा वे लोग दूसरों को के मन पर अपनी ऐसी छाप बिठाते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असफल रह जाते हैं और छोटी कोटि के लोग सफल हो जाते हैं। प्रकट करने के साधन ठीक हों तो कम योग्यता को ही भली प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है और उसके द्वारा बहुत काम निकाला जा सकता है।
विद्युत विज्ञान के आचार्य जेबी रॉट का कथन है कि उत्पादन केंद्र में जितनी बिजली उत्पन्न होती है उसका 2/3 भाग बिना उपयोग के ही बर्बाद हो जाता है। पावर हाउस में उत्पन्न हुई बिजली का 1/3 भाग ही काम में आता है। वे कहते हैं कि अभी तक जो यंत्र बने हैं वे अधूरे हैं, इसलिए आगे ऐसे यंत्रों का आविष्कार होना चाहिए जो उत्पादित बिजली को बर्बाद न होने दे। जिस दिन इस प्रकार के यंत्र तैयार हो जाएंगे तब बिजली घरों की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी, खर्च तिहाई रह जाएगा। करीब करीब ऐसी ही बर्बादी मानवीय योग्यताओं की होती है। अधूरे विद्युत यंत्र के कारण 2/3 बिजली नष्ट हो जाती है। बातचीत की कला से अनभिज्ञ होने के कारण 2/3 से भी अधिक योग्यताएं निकम्मी पड़ जाती हैं। यदि इस विद्या की जानकारी हो तो तिगुना कार्य संपादन किया जा सकता है। जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं उतनी तो 1/3 योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है। आप अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए घोर परिश्रम करें किंतु उनसे लाभ उठाने में असमर्थ रहें तो वह उपार्जन किस काम का। उचित यह है कि जितना कुछ पास में है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। जिन्हें मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है वास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं जितना कि ख्याल किया जाता है। उनमें भी बहुत अंशों तक बुद्धिमत्ता होती है, किंतु जिस अभाव के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है वह अभाव है बातचीत की कला से परिचित न होना। मनोगत भावों को भली प्रकार उचित रीति से प्रकट कर सकने की योग्यता एक ऐसा आवश्यक गुण है जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा उपस्थित होती है। आपके मन में क्या विचार है, क्या इच्छा करते, क्या सम्मति रखते हैं, जब तक यह प्रकट न हो तब तक किसी को क्या पता चलेगा। मन ही मन कुड़कुड़ाने से, दूसरों के संबंध में बुरी बुरी कल्पनाएं करने से कुछ फायदा नहीं। आपको जो कठिनाई है, जो शिकायत है और जो संदेह है उसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए। जो सुधार या परिवर्तन चाहते हैं उसे भी प्रकट कर दीजिए। इस प्रकार अपनी विचारधारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन का औचित्य साबित करेंगे तो मनोनुकूल सुधार हो जाने की बहुत कुछ आशा है। भ्रम का, गलत फहमी का सबसे बड़ा कारण ये है कि झूठे संकोच और झिझक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते। इसलिए दूसरा यह समझता है कि आपको कोई कठिनाई या असुविधा नहीं है। जब तक कहा न जाए तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जान ले कि आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक भाषा में विचारों का जाहिर करना केवल भावुक और संवेदनशील लोगों पर प्रभाव डालता है। साधारण कोटि के हृदय पर उसका बहुत ही कम असर होता है। अपनी निजी गुत्थियों में उलझे रहने के कारण दूसरों की सांकेतिक भाषा को समझने में वे या तो समर्थ नहीं होते या फिर थोड़ा ध्यान देकर फिर उसे भूल जाते हैं। अक्सर बहुत जरूरी कामों की ओर पहले ध्यान दिया जाता है और कम जरूरी कामों को पीछे के लिए डाल दिया जाता है। संभव है आपकी कठिनाई या इच्छा को कम जरूरी समझकर पीछे डाल दिया जाता हो, फिर के लिए टाला जाता हो। यदि सांकेतिक भाषा में मनोभाव प्रकट करने से काम चलता न दिखाई पड़े तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नम्र भाषा में कह दीजिए। उसे भीतर ही भीतर दबाए रहकर अपने को अधिक कठिनाई में मत डालते जाइए। संकोच उन बातों के कहने में होता है जिनमें दूसरों को कुछ हानि की, अपने को किसी लाभ की संभावना होती है। ऐसे प्रस्ताव को रखते हुए झिझक इसलिए होती है कि अपनी उदारता, सहनशीलता को धब्बा लगेगा, नेक नियति पर आक्षेप किया जाएगा या क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। यदि आपका पक्ष उचित, सच्चा या न्यायपूर्ण है तो इन कारणों से झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अनीति युक्त बात कर रहे हों तो बात दूसरी है। यदि अनुचित या अन्याय युक्त आपकी मांग नहीं है तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयतापूर्वक अपनी मांग को प्रकट करना चाहिए। हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है कि मानवता के अधिकारों को प्राप्त करे और रक्षा करे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं वरन इसलिए भी कि अपहरण और कायरता, इन दोनों घातक तत्वों का अंत हो। दबंग रीति से निर्भयतापूर्वक खुले मस्तिष्क से बोलने का अभ्यास करिए। सच्ची और खरी बात कहने की आदत डालिए। जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ अनावश्यक चुप्पी मत साधिए। ईश्वर ने वाणी का पुनीत दान इसलिए दिया है कि अपने मनोभावों को भली प्रकार प्रकट करें,
भूले हुओं को समझाएं, भ्रम का निवारण करें और अधिकारों की रक्षा करें। आप झेपा मत कीजिए, अपने को हीन समझने या मुंह खोलते हुए डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक मुस्कुराते हुए स्पष्ट स्वर में सद्भावना के साथ बातें किया करिए। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। ज़्यादा बकबक करने की कोशिश मत कीजिए। अनावश्यक, अप्रासंगिक, अरुचिकर बातें करना, अपनी के आगे किसी की सुनना ही नहीं, हर घड़ी चबर चबर जीभ चलाते रहना, बेमौके बेसुरा राग अलापना, अपनी योग्यता से बाहर की बातें करना, शेखी बघारने वालों के दुर्गुण हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख, मुहफट और असभ्य समझा जाता है। ऐसा न हो कि अधिक वाचालता के कारण आप इसी श्रेणी में पहुंच जाएं। तीक्ष्ण दृष्टि से परीक्षण करते रहा जाए कि आपकी बात को अधिक दिलचस्पी के साथ सुना जाता है या नहीं। सुनने में लोग ऊबते तो नहीं, उपेक्षा तो नहीं करते। यदि ऐसा हो तो वार्तालाप की त्रुटियों को ढूंढिए और उन्हें सुधारने का उद्योग कीजिए, अन्यथा बक्की झक्की समझकर लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। अपने लिए या दूसरों के लिए जिसमें कुछ हित साधन होता है, ऐसी बात करिए। किसी उद्देश्य को लेकर प्रयोजन युक्त भाषण कीजिए, अन्यथा चुप रहिए। कड़ुई, हानिकारक, दुष्ट भावों को भड़काने वाली भ्रमपूर्ण बातें मत कहिए। मधुर, नम्र, विनय युक्त, उचित और सद्भावना युक्त बातें करिए, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ज्ञान वृद्धि हो, शांति मिले तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हो। ऐसे वार्तालाप एक प्रकार का वाणी का तप है। मौन व्रत का अर्थ चुप रहना नहीं, वरन उत्तम बातें करना है। आप वाणी यज्ञ में प्रवृत्त होजिए, मधुर और हितकर भाषण करने की ओर अग्रसर होते रहिए। किस आदमी से क्या बात करनी चाहिए, यह सबसे पहले जानने की बात है। अपनी निजी समस्याओं के बारे में सुनने, समझने, विचार करने के लिए हर मनुष्य के पास पर्याप्त काम पड़ा हुआ है। उसे अपनी निजी समस्याएं ही बहुत अधिक मात्रा में सुलझानी है। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आवश्यक बातों को सुने, समझे, सिर खपावे अनावश्यक बातों को। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुने, तो पहले उसकी निजी समस्याओं और दिलचस्पी का विषय जानिए और उसी के संबंध में वार्तालाप आरंभ कीजिए। यदि केवल मनोरंजन के लिए समय निकालने के लिए बातें करनी है, तो उसकी निजी आवश्यकताओं के बारे में, निजी सफलताओं के बारे में, निजी कठिनाइयों के बारे में शुरुआत कीजिए। मनुष्य चाहता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट है, जिन कठिनाइयों का मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति प्रकट करे। जो सफलताएं हमने प्राप्त की हैं, उनके लिए कोई प्रशंसा करे। जो काम हम करते हैं, उसके महत्व का वर्णन करे। जिस जानकारी की आवश्यकता है, उसे बतावे। जिस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, उसे सुनाकर तृप्त करें। आप किसी को ठगने या कुमार्ग पर ले जाने के लिए अपनी पुनीत वाणी का उपयोग कदापि न कीजिए। शारदा माता का इस प्रकार दुरुपयोग करेंगे तो अंत में बहुत ही दुखदायी परिणाम उपस्थित होगा। आप अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखिए, ऊंचे और भले उद्देश्य के लिए बातचीत कीजिए, परंतु स्मरण रखिए, वही वार्तालाप सफल हो सकता है जिसमें सुनने वाला दिलचस्पी लेता हो। यदि आपकी बातों में उसे अपने काम की कोई बात प्रतीत न होगी, तो वह अरुचि पूर्वक कुछ देर सुन भले ही ले, पर उससे प्रभावित जरा भी न होगा। ऐसे ओछे और एकांगी प्रसंगों से कोई सार नहीं निकलता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बेकार की दांता किटकिट करने का शौक हो तब तो बात अलग है, अन्यथा यदि कुछ लाभ की कम से कम मैत्री वृद्धि की आशा से वाणी विनिमय करना चाहते हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि आरंभ दूसरे की दिलचस्पी के विषय को लेकर किया जाए। बचे हुए समय को लोग गपशप में गुजारते हैं। अक्सर इस गपशप का विषय अश्लील या विभत्स होता है। या तो गंदी फौश कामुकतापूर्ण बातों से मनोविनोद किया जाता है, या फिर किसी की बुराई कराई का अवसर ढूंढा जाता है। यदि कुछ ठीक आधार न मिले तो भी अश्लीलता या निंदा के मनगढ़ंत अवतरण तैयार कर लेते हैं। मित्र मंडलियां अपना बहुमूल्य समय इस प्रकार निकृष्ट कोटि के आधार पर मनोविनोद करती हैं। समय संपत्ति है, उसका इस प्रकार दुरुपयोग न होना चाहिए। मनोरंजन के लिए यात्रा के अनुभव, कौतूहलपूर्ण घटनाएं, अद्भुत वृतांत, रहस्योद्घाटन आदि का सहारा लिया जा सकता है, जिससे जानकारी एवं चतुरता में वृद्धि हो तथा नीच निंदित वृत्तियों का उभार न हो। यह युग बहस का है। बहस से सरकारें चलाई जाती हैं, अदालतों में बहस ही प्रधान है।
सभा संस्थाओं में बहस के उपरांत कुछ निर्णय होता है। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वेच्छा, सहयोग, विचार परिवर्तन एवं अधिक उचित निर्णय करने पर पहुंचने का एकमात्र आधार बहस है। जिस कार्य में बहुत लोगों का समावेश है, उनके बिखरे विचारों को एक स्थान पर केंद्रीभूत करने की यही एक प्रणाली है। इस युग में राजकाज से लेकर घर गृहस्थी की व्यवस्था का संचालन बहस के आधार पर होता है या होने की अपेक्षा रखता है। बहस के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता है, हम लोगों में उसका बहुत ही अभाव होता है। किसी सार्वजनिक विषय पर बातचीत करने निजी प्रसंग आ जाता है और बात का बतंगड़ बनकर लड़ाई झगड़े का, वैमनस्य का, मारपीट का अवसर आ जाता है। बहुत थोड़ी देर सहिष्णुता के साथ बहस चलती है। इसके बाद आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप होने लगते हैं, व्यक्तिगत बुराई करने लगते हैं। जिस प्रसंग पर वार्तालाप चल रहा था वह अधूरा छूट जाता है और उसके स्थान पर आपसी छिद्रान्वेषण शुरू हो जाता है। यह दिमागी कमजोरी, असहिष्णुता, कल्पना शक्ति की कमी है। इसे इतनी जल्दी दूर करना चाहिए। बहस करना सत्य की शोध करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप सत्य के पुजारी हैं और उचित नतीजे पर पहुंचने की इच्छा करते हैं तो बहस करने की कला का अभ्यास कीजिए। कोई व्यक्ति छोटी उम्र का है या कम जानकारी रखता है तो उसे यह सोचकर चुप न रह जाना चाहिए कि बड़ों के सामने किस प्रकार मुंह खोलूं, इसमें उनका अपमान होगा या पूछने से मुझे मूर्ख, अयोग्य समझा जाएगा अथवा नेक नियति पर कोई अविश्वास करेगा। हर मनुष्य को अपनी सम्मति प्रकट करते समय यह इत्मीनान रखना चाहिए कि मेरी सम्मति को अच्छी नीयत से प्रकट किया हुआ समझा जाएगा, कोई उल्टा अर्थ न लगाया जाएगा। जब तक यह विश्वास नहीं होता तब तक मत प्रकट करने में झिझक होती है। ऐसी झिझक अनावश्यक है, उसे दूर कर देना चाहिए और जो कुछ कहना है साफ साफ स्पष्ट स्वर में मध्यम आवाज से निर्भीकता पूर्वक कह देना चाहिए। यदि आप ठीक अवसर पर तो झेप के मारे कुछ कहते नहीं और पीछे पीछे उस निर्णय की बुराई करते हैं तो वह उचित नहीं। आप में इतना साहस होना चाहिए कि ठीक अवसर पर अपनी बात को धैर्यपूर्वक रख सकें और दूसरों को उससे प्रभावित कर सकें। ऐसा मत मान बैठिए कि सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं भी हूं। मूर्ख लोग दुनिया में 1.5 अकल समझते हैं। उनका ख्याल होता है कि ईश्वर ने 1 अकल हमें दी है और शेष आधी सारी दुनिया के हिस्से में आई है। इस प्रकार की मान्यता बड़ी ही भयंकर है और लाभदायक निर्णय तक पहुंचने में भारी बाधा उपस्थित करती है। आप अकेले ही इस संसार में बुद्धिमान नहीं हैं और लोग भी हैं। संभव है किसी विषय में आप गलती पर हों और दूसरों की राय ठीक हो, इसलिए स्थिति की गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न करिए। दूसरों के विचार अधिक ठोस हैं और उनके पीछे अधिक प्रामाणिकता है तो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी भूलों को तलाश करने और उन्हें सुधारने के लिए विद्यार्थी की भांति जिज्ञासु की तरह मन को खुला रखिए। हठधर्मी से अपनी ही बात पर अड़े रहना अनुचित है और इससे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। दूसरों की निगाह में आप घृणास्पद, जिद्दी ठहरते हैं और स्वयं उचित निर्णय तक पहुंचने से, सत्य की शोध करने से वंचित रह जाते हैं। दूसरे जो विचार प्रकट कर रहे हैं उनकी नेक नियति पर विश्वास कीजिए। यदि उनमें बदनीयति छिपी हुई दिखाई पड़े तो भी उनकी दलील पर उसी ढंग से विवेचना कीजिए जैसे कि नेक नियति से कही हुई बात पर की जाती है। तुनक मिजाजी, बिगड़ना, बात बात में अपमान ख्याल करना उचित नहीं। इससे बहस की गंभीरता नष्ट हो जाती है। दूसरों की बातचीत का ढंग कुछ अपमानजनक दोषपूर्ण हो तो भी उसके बाह्य रूप पर ध्यान न देकर उसके तथ्य पर विचार करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने से अयोग्य व्यक्तियों के बीच में भी बहस जारी रखी जा सकती है और किसी ठीक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। सैद्धांतिक बहस में व्यक्तिगत प्रसंगों को भूलकर भी न आने देना चाहिए, अन्यथा बहस का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा और व्यर्थ कर्कशता उठ खड़ी होगी। आप खुद ही मत कहते जाइए, दूसरों को भी कहने दीजिए। बीच में बात मत काटिए, वरन पूरी बात सुनने तक ठहरे रहिए। दूसरा किसी प्रसंग को कह रहा है तो उसे पूरा कह लेने दीजिए।
इसे तो हम जानते हैं, यह तो हमें पहले ही मालूम है, ऐसा कहने से कहने वाले का तथा दूसरे सुनने वालों का मजा बिगड़ जाता है। अपने विचारों का विरोध होते देख धैर्य खोना उचित नहीं। यह कोई लाजमी बात नहीं है कि आपके विचार ठीक ही हों और उनके विरुद्ध मत रखने का किसी को अधिकार ही न हो। विरोधी पर बिगड़ मत खड़े होइए, वरन धैर्यपूर्वक बात सुनिए और शांति के साथ तर्क और प्रमाणों द्वारा प्रत्युत्तर देकर पुनः अपनी बात की पुष्टि कीजिए। जो बात आपको मालूम नहीं है उसको गलत सलत मत कहिए, वरन प्रश्नकर्ता को अन्य जानकार व्यक्तियों या पुस्तकों की सहायता लेने के लिए कहिए। असमंजस में पड़े रहने या शर्माने की कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञाता होने का दावा नहीं करता। जो बात मालूम नहीं है उसके बारे में स्पष्ट कह देना उचित है, जिससे दूसरों को धोखा न हो और वस्तु स्थिति मालूम होने पर झूठा या बहानेबाज न बनना पड़े। कई लोग प्रश्न से बहुत घबराते हैं। उन्हें लगता है मानो कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुछ इल्जाम लगा रहा है, कोई भेद मालूम कर रहा है या कुछ छीन रहा है। साधारण सी बात के उत्तर में वे आपे से बाहर हो जाते हैं और अंट संट बातें कहने लगते हैं। यह सशंकित अविश्वास और अनुदार हृदय का लक्षण है। आप उत्तर देने में बहुत उदार रहिए। जानकारी की इच्छा से पूछे गए प्रश्नों का नेक नियति से उत्तर दिया जाए तो प्रश्नकर्ता का यदि कोई अनुचित उद्देश्य रहा हो तो वह भी बदल जाता है। किसी की जानकारी बढ़ाना उसके साथ में एक प्रकार का उपकार करना है। उपकारी के प्रति कुछ न कुछ कृतज्ञता का भाव होता है, जिसके द्वारा दुर्भाग्य की किसी न किसी अंश में सफाई होती ही है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न में देना बेहुदापन है। कोई पूछता है कि लकड़ी की दुकान कहाँ है, आप उत्तर देते हैं मैं कोई लकड़हारा हूँ। कोई पूछता है अमुक व्यक्ति कहाँ मिलेगा, आप उत्तर देते हैं मैं कोई उसका नौकर हूँ। ऐसे उत्तर अनुदारता और घमंडीपन प्रकट करते हैं। सरलता से हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है। पूछे गए प्रश्न के बारे में जितना जानते हैं उतना बता दीजिए, अन्यथा कह दीजिए मुझे मालूम नहीं। सरलता और मधुरता से जो बात कही जा सकती है उसके लिए प्रश्नवाचक उत्तर देकर कटुता उत्पन्न करने में कुछ अच्छाई थोड़े ही है। अपरिचित व्यक्ति से वार्तालाप आरंभ करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा देना अनुचित है। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कौन जात है, क्या पेशा करते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये बातें अपरिचित होने की दशा में अचानक पूछना सभ्यता के विरुद्ध है। इसमें उत्तर देने वाले को बुरा लग सकता है, वह उपेक्षा कर सकता है या अंट संट उत्तर दे सकता है। जब तक किसी के स्वभाव के बारे में कुछ जानकारी न हो जाए तब तक अदालत जैसे गवाह पर प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। वैसा व्यवहार करना उचित नहीं। यदि किसी का परिचय प्राप्त करना है या स्तब्धता भंग करके वार्तालाप का सिलसिला चलाना है तो किसी आम प्रसंग को लेकर शुरू करना चाहिए। वर्तमान मौसम, फसल, व्यापार, तात्कालिक परिस्थिति, कोई अखबारी खबर, सामने का कोई दृश्य आदि का आधार लेकर बातचीत आरंभ की जा सकती है और फिर स्वभाव संबंधी जानकारी होने पर निजी पूछताछ तक बढ़ा जा सकता है। बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक अध्याय है साथियों ये। किससे कैसे बातचीत करनी चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, ये सारी बातें परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही व्यवहारिक दृष्टि से हम सब के बीच में प्रस्तुत कर दी हैं। हम सब लोग बहुत ही स्वर्णिम सूत्र इस अध्याय से प्राप्त कर रहे हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण है। अतः यहाँ पढ़ी गई और बताई गई एक एक बातों को, एक एक सूत्रों को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। यद्यपि हम सभी में ऐसे बहुत सारे गुण विद्यमान होंगे ही जिनकी चर्चा यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने की है, फिर भी यदि ना हो तो उन्हें प्रयत्नपूर्वक अपने आचरण में शामिल करना चाहिए और यदि हो तो उसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कौन आदमी इस समय किस मनोदशा में है, इसको भांप कर जो आदमी तदनुसार वार्तालाप की तैयारी करते हैं वे अपना प्रयोजन सिद्ध करने में बहुत कुछ सफल होते हैं
अफसरों से मुलाकात करके काम निकालने वाले लोग पहले अर्दली से यह मालूम कर लेते हैं कि इस समय साहब का मिजाज कैसा है। यदि मिजाज अनुकूल देखते हैं तो प्रयोजन प्रकट करते हैं, अन्यथा किसी दूसरे अवसर की प्रतीक्षा तक अपनी बात को स्थगित रखते हैं। यह बात बड़े आदमियों या अफसरों के बारे में ही नहीं वरन सर्वसाधारण के बारे में भी है। निजी कारणों से जब मनुष्य का चित्त ढांचा डोल रहा हो, शोक, चिंता, क्रोध या बेचैनी में निमग्न हो, तो उस समय कोई अप्रिय, भारी या उसकी दृष्टि में अनावश्यक जचने वाले प्रस्ताव न रखने चाहिए, क्योंकि डावाडोल मनोदशा के कारण यह आपकी बात को न तो ठीक तरह समझ सकेगा और न उस पर उचित फैसला कर सकेगा। ऐसी दशा में प्रयास विफल ही रहेगा। यदि उस दशा में अपनी बात कहना आवश्यक हो तो पहले उसकी विषम मनोस्थिति के प्रति सहानुभूति प्रकट कीजिए और कहिए कि ऐसे अवसर पर इच्छा न रहते हुए भी कहने की मजबूरी प्रकट करने के उपरांत अपनी बात को कहिए। इस प्रकार उसके डावाडोल स्वभाव के बारे में जब आप परोक्ष रूप से सावधान करा देते हैं तो वह सजग हो जाता है और अपनी मन स्थिति पर काबू रखकर आपकी बात को सुनता समझता है। ऐसी दशा में किसी अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है। अपनी निजी बातें हर किसी के सामने प्रकट मत करिए जिनके कहने से अपनी मूर्खता, गलती, गुप्त जानकारी का पता चलता हो। वह बातें केवल निजी और विश्वसनीय मित्रों से ही करने योग्य है। अनाधिकारी और साधारण परिचय वाले व्यक्ति तक वे बातें पहुंचें तो अपनी महत्ता घटती है, लघुता प्रकट होती है। आप अधिक कष्ट में हैं, अपमानित हुए हैं, घरेलू अनिष्टों से ग्रसित हैं, रुग्ण हैं, चिंतित हैं, तो उन बातों को उनके सामने न कहिए जो निवारण तो कर नहीं सकते वरन मजाक बनाते हैं। जिस प्रकार गड़े धन को प्रसिद्ध कर देना ठीक नहीं, उसी प्रकार भावी योजनाओं को, गुप्त रहस्यों को, न कहने योग्य बातों को भी छिपा कर रखना चाहिए। जिसके पेट में बात नहीं पचती उसे पोले बांस का छछोरा समझकर गंभीर वार्तालाप में कोई उसे शामिल नहीं करता। किसी कार्यव्यस्त आदमी से भेंट करनी हो तो अपने प्रयोजन को संक्षेप में कह दीजिए और उसी मर्यादा में बहस करके थोड़े समय में किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाइए। संसार के कार्य व्यस्त महापुरुषों का समय बहुत मूल्यवान होता है। वे मुलाकात करने वालों को कुछ मिनटें ही दे सकते हैं। यदि सिलसिले से आवश्यक बातों को न करके बीच में अप्रासंगिक और बेतरतीब बातें की जाएं तो समय की बहुत बर्बादी होती है। समय निरर्थक बातों में चला जाता है और आवश्यक बातें अधूरी छूट जाती हैं। इसलिए कार्य व्यस्त आदमियों के पास मिलने जाएं तो जो बातें कहनी है उनको क्रमबद्ध एक छोटे कागज पर नोट कर लीजिए और उन्हें उचित विस्तार के साथ जहां तक संभव हो संक्षेप में कह दीजिए। ऐसा करने से उनका बहुमूल्य समय व्यर्थ नष्ट न होगा और आपको भी अधिक देर न लगानी पड़ेगी। समय बचाने का सदैव ध्यान रखिए, क्योंकि समय ही संपत्ति है। यदि आपके पास फालतू वक्त है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरों के पास ही वैसी ही फुर्सत हो। आप ठलुए हैं तो दूसरों को ठलुआ मत समझिए। दूसरों का, खास कर कार्य व्यस्त लोगों का कम से कम समय बर्बाद कीजिए। उनका उतना ही समय लीजिए जितने में वे अनखने न लगें, उठ जाने के संकेत न करने लगें। पत्र व्यवहार में भी ऐसा ही कीजिए। बहुत लंबी, बेकार की बातों से भरी हुई चिट्ठियां उन लोगों को मत लिखिए जिनके पास बहुत काम रहता है। संक्षेप में प्रयोजन प्रकट करना यही लाभदायक तरीका है, अन्यथा बेकार के खर्रे बिना पढ़े मुद्दतों पड़े रहेंगे और उनका उत्तर न मिलने या विलंब से मिलने की अधिक संभावना रहेगी। मुस्कुराकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बातचीत करना एक बहुत ही आकर्षण ढंग है, जिसके द्वारा सुनने वाले को अनायास ही आपकी ओर खिंचाव होता है। जब आप मुस्कुराते हुए आनंदित होकर अपना कथन आरंभ करते हैं तो उसके दो तात्पर्य निकलते हैं। पहला यह कि आप मनस्वी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और सुलझे हुए विचारों के हैं। पहला यह कि आप मनस्वी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और सुलझे हुए विचारों के हैं। दूसरा यह कि सुनने वाले से मिलकर आप प्रसन्न हुए हैं, उसके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मुस्कुराहट मन की दृढ़ स्थिति को सूचित करती है। जिसके विचार संदिग्ध हैं, नाना प्रकार के भावों का उतार चढ़ाव चेहरे पर प्रदर्शित करता है, उसे अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे आदमी के व्यक्तित्व की कोई अच्छी छाप दूसरे पर नहीं लगती, किंतु यदि प्रसन्नता चेहरे पर खेल रही है तो उसका तात्पर्य दृढ़ता, गंभीरता और पूर्णता है। उसे सुलझा हुआ सुस्थिर समझकर स्वभावतः विश्वास करने की इच्छा होती है। मुस्कुराहट का दूसरा तात्पर्य है सुनने वाले के आगमन से खुशी प्रकट होना।
यह भी साधारण बात है। जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ संबंध रखना लोग पसंद नहीं करते, पर जहाँ प्रेम और सत्कार का भाव टपकता है वहाँ बार बार जाने की इच्छा होती है। थोड़ी असुविधा उठाकर भी वहाँ पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि वहाँ दोहरा लाभ है। साधारण काम तो पूरा होता ही है, साथ में प्रेम और आदर की आत्मिक खुराक मुफ्त में मिल जाती है। प्रसन्नता के साथ वार्तालाप करने के दोनों ही पहलू एक से एक जोरदार हैं। विश्वासी आदमी से व्यवहार में धोखा होने का अंदेशा नहीं रहता, उसकी मानसिक स्थिरता से अन्य लाभ प्राप्त होने की भी आशा रहती है। अतएव उससे संबंध रखना वैसे भी लाभदायक ठहरता है। आप जिन लोगों का संबंध अपने साथ अधिक समय तक रखना उचित समझते हैं, उनसे मुस्कुराकर बोला कीजिए, प्रसन्नता प्रकट करते हुए बातचीत किया कीजिए। ये ऐसी बेपूंजी का व्यापार है जिसमें खर्च बिल्कुल नहीं, आमदनी बहुत है। जब आप थोड़ा हंसते हैं तो खिलते हुए पुष्प की भांति अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरते हैं। उस सुगंध से दर्शक और श्रोताओं का मन लुभायमान हो जाता है। पुष्प के रूप में और गंध है, मुस्कुराहट में सौंदर्य और मिठास है। भौरे और मधुमक्खियों का जमघट फूल पर रहता है। आपकी मुस्कुराहट पर मुग्ध होकर संबंधियों का समूह पीछे पीछे लगा फिरेगा। आत्मीयता प्रकट करने का अच्छा तरीका ये है कि बराबर वालों का और छोटों का आदरपूर्वक नाम लेकर पुकारिए। नाम के पहले पंडित, बाबू, लाल आदि विशेषण, पीछे शर्मा, वर्मा, गुप्ता आदि गोत्र सूचक पदवी लगाने से नाम आदरयुक्त हो जाता है। वार्तालाप के सिलसिले में बराबर वालों का नाम बीच बीच में कई बार लिया कीजिए। इस तथ्य को समझ लीजिए कि मनुष्य का नाम उसकी भाषा में उसके लिए सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। आप अपना नाम लिए जाते सुनकर मन में एक गुदगुदी सी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें अपनेपन का भाव है, आत्मीयता का सम्मिश्रण है। महाशय जी, महानुभाव, श्रीमान जी आदि शब्द छूछे और आडंबरमय हैं। इनसे अपनापन प्रकट नहीं होता। सुनने वाले को कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखाई पड़ता, किंतु आदरपूर्वक नाम लेकर पुकारने से सुनने वाले का हृदय हुलस आता है। बड़ों को उनकी आरंभिक पदवी के साथ जो लगाकर पुकारा कीजिए, जैसे पंडित जी, लाला जी, ठाकुर साहब आदि। यदि उनका कोई और विशेषण है, जैसे नंबरदार साहब, वैद्य जी, डॉक्टर साहब, खजांची साहब, तो उसे कहिए। यदि अधिक निकट का परिचय है तो रिश्तेदारी सूचक संबंधों का प्रयोग करिए, जैसे चाचा जी, बाबा, साहब, भैया जी, ताऊ जी आदि। कुछ रिश्ते तो लघुता सूचक हैं, उन्हें कहना उचित नहीं, जैसे साला, भतीजा, भाभी, साली आदि। छोटों को बेटा, नाती कहकर नहीं पुकारना चाहिए, वरन लल्लू, कुंवर साहब जैसे प्रिय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों को बेटी, बहन जी या माताजी शब्द आम तौर पर काम में लाने चाहिए। खास रिश्ते की बात अलग है, जिनसे दूर का रिश्ता है उन्हें इन्हीं 3 रिश्तों के अंतर्गत ले आना चाहिए। इस प्रकार रिश्तेदारी, पदवी मात्र नाम तथा आदरपूर्वक नाम लेकर लोगों का संबोधन किया करें, तो आप निश्चय ही दूसरों पर अपनी आत्मीयता की छाप जमाने में समर्थ होंगे और बदले में उनकी आत्मीयता प्राप्त करेंगे। बोलने में ये बहुत मधुर साधन है कि दूसरे को यथोचित रीति से नाम के निजीपन के साथ पुकारा जाए। आप प्रेम संबंधों की वृद्धि करना चाहते हैं, परायों को अपना बनाना चाहते हैं, घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके कानों में रस टपकाइए। अपना नाम सबसे मधुर शब्द है, इस शब्द को 1 से अधिक बार कहिए। संबोधन की आवश्यकता पड़ने पर उसी का उपयोग कीजिए। इस तरीके से साथियों, आज का ये बहुत ही गंभीर विषय युक्त अध्याय पूर्ण हुआ। हम इस अध्याय में बताए गए सूत्रों को बार बार सुने, समझें और उसका अपने जीवन में अभ्यास करें। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। साथियों, अधिक से अधिक लोगों को ये अध्याय पहुंचाने का प्रयास करें। सबको प्रणाम, धन्यवाद।